क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो फैसले हमें सबसे ज्यादा अजीब, यहां तक कि बेवकूफ़ी भरे लगें, असल में वही सबसे समझदारी वाले हों? आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे माधव की, जिसके 3 बिल्कुल अटपटे से लगने वाले वरदानों के पीछे एक बहुत ही कमाल की, एक हैरान कर देने वाली रणनीति छिपी हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी आवाज से जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। ये है हताशा की आवाज। ये माधव की पत्नी भाग्यवान है। घर में इतनी ज्यादा गरीबी है कि अब उसकी उम्मीदें भी जवाब देने लगी हैं। वो बस इस भूख और लाचारी से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहती है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर साथ में आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कि कैसे गरीबी में भी एक अच्छा काम मौका लेकर आता है। फिर बात होगी उन 3 अजीबोगरीब इच्छाओं की। उसके बाद कहानी में एंट्री होगी एक शैतानी सौदे की। फिर हम देखेंगे कि कैसे बहुत ही साधारण से औजारों से एक राक्षस फंसता है। और आखिर में हम सब मिलकर समझेंगे कि असली जादू तो बुद्धिमानी में ही छिपा है। कहानी का जो दिल है ना, वो है माधव और उसकी पत्नी के बीच की खींचतान। एक तरफ माधव है जिसे अपनी मेहनत और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ भाग्यवान है जो रोज रोज की गरीबी से तंग आ चुकी है। वो चाहती है कि माधव हाथ पर हाथ धर कर ना बैठे, कुछ तो करे। और बस जब घर में ये सब चल ही रहा था, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक प्यासा साधु खड़ा था। अब सोचिए, घर में खाने को एक दाना तक नहीं, लेकिन माधव के दिल में दया थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे साधु को ठंडा पानी पिलाया। ये एक बहुत छोटा सा काम लग सकता है, लेकिन यहीं से उसकी पूरी किस्मत पलटने वाली थी। माधव की इस निस्वार्थ भावना को देखकर साधु बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने इनाम में उसे सोना चांदी नहीं दिया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज दी। 3 वरदान मांगने की शक्ति। एक ऐसा मौका जो किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ तय होना था। माधव को अपनी गरीबी मिटाने के लिए 3 इच्छाएं मांगनी थी। अच्छा, अगर हमें 3 इच्छाएं मिलती तो हम क्या मांगते? शायद एक आलीशान महल या सोने से भरा हुआ कोई संदूक। पर माधव ने जो मांगा वो सुनकर आपको शायद मजाक लगे। जरा सोचकर देखिए, एक जादुई कुल्हाड़ी, एक जादुई कुर्सी और एक जादुई थैला। ये वरदान किसी को भी एकदम बेकार और बेवकूफ़ी भरे लग सकते हैं। ऐसा लगा जैसे माधव ने अपनी किस्मत बदलने का इतना बड़ा मौका यूं ही गंवा दिया। जाहिर है उसकी पत्नी भाग्यवान का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उससे लगा कि माधव ने उनकी आखिरी उम्मीद को भी कुचल दिया है। लेकिन माधव वो बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख पा रहा हो जो किसी और को नजर ही नहीं आ रहा था। माधव का जवाब भी किसी पहेली जैसा था। उसने कहा कि ये कबाड़ नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। और ये उसकी शानदार योजना का पहला इशारा था। एक ऐसी योजना जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी, बल्कि सुरक्षा और नियंत्रण के बारे में थी। तो अब कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, जहां माधव की दूर की सोच का असली टेस्ट होना था। कुछ समय बाद जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसकी मुलाकात एक ऐसी शक्ति से हुई जिसकी शायद उसने उम्मीद भी की थी और तैयारी भी। उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, पर उसके पैर वो इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि बकरी के खुर जैसे थे। वो एक मायावी राक्षस था और उसने माधव के सामने एक ऐसा सौदा रखा जिसे ठुकराना किसी भी गरीब इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था। तो सौदा बिल्कुल साफ था। 1 साल के लिए बेशुमार दौलत और बदले में अपनी आत्मा, अपनी आज़ादी हमेशा के लिए उस राक्षस के हवाले कर देना। माधव ने घर की गरीबी को याद किया और सौदा मान लिया। शायद इसलिए क्योंकि उसे अपने उन 3 अजीब से वरदानों पर पूरा भरोसा था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। माधव और उसका परिवार राजाओं की तरह रहे, खूब ऐशो आराम किया। लेकिन अब सौदे की कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। अब ये देखना था कि माधव के वो बेकार से वरदान उसकी जान कैसे बचाते हैं। राक्षस अपने असली भयानक रूप में माधव के सामने आ खड़ा हुआ। वो माधव को अपने साथ ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब सवाल ये था कि एक मामूली सी कुल्हाड़ी इतनी बड़ी भयानक ताकत का सामना आखिर कैसे कर सकती है। और यहीं माधव ने अपना पहला दांव खेला। उसने बड़ी मासूमियत से राक्षस से कहा, ठीक है, मैं चलता हूं, बस जाने से पहले मेरे परिवार के लिए थोड़ी लकड़ी काट दो। राक्षस ने मजाक उड़ाते हुए कुल्हाड़ी उठाई और बस वो माधव के पहले जाल में फंस गया। राक्षस का वो शक्तिशाली शरीर अब उसके काबू में नहीं था। वो बिना रुके बस लकड़ी काटता जा रहा था।
काटता जा रहा था। उसकी सारी ताकत उस छोटी सी कुल्हाड़ी के आगे बेकार हो गई थी, और अब वो गिड़गिड़ा रहा था और ज्यादा सोने का लालच दे रहा था। तो पहला राउंड तो माधव के नाम रहा। 2 साल बाद राक्षस फिर लौटा। इस बार वो बहुत ज्यादा सावधान था। उसने कसम खा ली थी कि वो माधव की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगा। लेकिन माधव ने बड़ी विनम्रता से कहा, इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, मेरी इस सबसे आरामदायक कुर्सी पर बैठो। और एक बार फिर राक्षस जाल में था। वो कुर्सी से ऐसा चिपका कि हिल भी नहीं पाया। उसे अपनी आजादी के लिए फिर एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। माधव के दूसरे वरदान ने भी ये साबित कर दिया कि उसकी सोच कितनी दूर की थी। क्या कमाल का प्लान था। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को हराने की नहीं है। इसके पीछे जो सबक छिपे हैं वो हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए अब इस कहानी के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। अगर माधव सोमा या महल मांगता तो उसे तुरंत आराम तो मिल जाता, लेकिन वो किसी भी आने वाले खतरे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। इसके बजाय उसने ऐसे औजार चुने जो उसे किसी भी दुश्मन पर पूरा नियंत्रण देते थे। ये शॉर्ट टर्म फायदे के ऊपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? पहली, कि दूर की सोचना हमेशा फायदेमंद होता है। दूसरी, कि चतुराई और बुद्धि शारीरिक ताकत से हमेशा बड़ी होती है। और तीसरी, कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि सुरक्षा और मन की शांति है। माधव के उन साधारण से औजारों ने यही तो साबित किया। और राक्षस का क्या हुआ? वो तीसरी बार कभी लौटा ही नहीं। 0। माधव की बुद्धि ने उसे इतना डरा दिया था कि वो फिर कभी उस गांव की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। और आखिर में माधव न सिर्फ हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया, बल्कि राक्षस से मिले सोने की वजह से वो गांव का सबसे अमीर आदमी भी बन गया। ये कहानी साबित करती है कि उसकी किस्मत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उसकी अपनी बुद्धिमानी और शानदार योजना से बदली थी। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके पास अपने अपने कुछ औजार होते हैं। हमारा कोई हुनर हो सकता है, हमारे रिश्ते हो सकते हैं, या हमारा ज्ञान। सवाल ये है कि क्या हम उनकी असली ताकत को पहचानते हैं, या फिर हम भी उन्हें माधव की पत्नी की तरह बेकार का कबाड़ समझते हैं।